आज स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 9। 9 का मतलब सर्विसेज। चैप्टर 9 सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब, सर्विस का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है। सर्विसेज से क्या समझते हो आप लोग, क्या क्या आ सकता है सर्विसेज में? तो अगर हम इसको एक ब्रॉड कैटेगरी में बांटें तो एक आता है आईटी बीपीएम, है ना, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट वाला, और आईटी सेक्टर। दूसरा सब सेक्टर जो हम देखेंगे वो क्या होगा, रेल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। थर्ड होटल और रेस्टोरेंट, ठीक है, फूड वाला आ गया। उसके बाद आता है हेल्थ। हेल्थ में हॉस्पिटल्स आ गए, ठीक है। प्राइमरी जो भी जिस भी लेवल पे हम हेल्थ को सेक्टर को देखें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों सेक्टर तीनों लेवल पे हेल्थ एक अलग कैटेगरी बन गई। और एक आ जाता है एजुकेशन, फिर आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सब सेक्टर्स हैं, है ना, सर्विसेज के डिफरेंट 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 डिफरेंट। सो किसी सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ हुई होगी, किसी में नेगेटिव ग्रोथ हुई होगी, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ होगा, है ना। तो इसको ओवरऑल समझेंगे हम कि सर्विस सेक्टर में, हालांकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, है ना, चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर वाले चैप्टर में भी सर्विसेज को हमने थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला पार्ट, तो वो नहीं करेंगे अपन। बाकी सर्विसेज में क्या ग्रोथ हुई है, क्या हुआ है, उसमें फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस जो भी है पूरा इसरो वगैरह, वो भी सर्विस का ही पार्ट है, ठीक है। वहां से जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्पेशल सर्विसेज सैटेलाइट, जो भी काम हो रहा है जिसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है, टीवी देख रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सैटेलाइट, ठीक है, सब कुछ। हाँ, टाटा स्काई अब जो टाटा प्ले हो गया, अच्छी बात है, तभी चेंज करेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नोकिया बनेगा, है ना। वो बंद हो ही गए ना, ये इसके भी तो थे, रिलायंस का भी तो था, डिस्कॉम विस्कॉम था कुछ, वीडियोकॉन वगैरह सब बंद हो गए। अब ये टाटा स्काई और एयरटेल दो चल रहे हैं। जियो फाइबर तो देखो, वो फाइबर के साथ साथ सब कुछ दे रहा है ना, तो अलग चीज हो गई। तो सर्विस के सारे सब सेक्टर्स को देखते हुए हम आगे देखेंगे कि सर्विस सेक्टर का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है। पहली चीज है ना कि अब ये पेंडेमिक ईयर था, 2019 से लेके 21 तक पूरा पेंडेमिक चल रहा है, अभी भी पेंडेमिक ही है। तो इस पेंडेमिक ईयर में क्या क्या सर्विस सेक्टर पे, कौन कौन से सेक्टर पे इंपैक्ट हुआ है और कौन से पे नहीं हुआ। कुछ और भी है, बैंकिंग वगैरह वाला सब सेक्टर तुमने बोला, उसमें भी कहाँ इंपैक्ट हुआ है कहाँ नहीं हुआ, ठीक है। रिटेल कह रहा हूँ, सॉरी, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर जो ब्रोकरेज वाला काम होता है, दैट इज ऑल्सो सर्विस सेक्टर का पार्ट है, वो भी, है ना, वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। रियल एस्टेट में आपने घर खरीदा, तो जो घर खरीदा है वो तो एक एसेट है, बट जिसने दिलवाया है उसको भी कुछ कमीशन देते हो ना आप लोग, वो कमीशन सर्विस का पार्ट है। ओएलएक्स क्या काम कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है सेकेंड हैंड बाइंग और सेलिंग में, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ओवर 50% ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी का 50% से ज्यादा पार्ट सर्विस सेक्टर से आ रहा है हमारा। पेंडेमिक ईयर में थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ सर्विस सेक्टर पे भी, थोड़ा क्या ज्यादा इंपैक्ट हुआ, क्यों? बहुत सारे सब सेक्टर हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है, उन सबका बट्टा बैठ गया, है ना, उन सबका डाउनफॉल आया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सर्विसेज सेक्टर हैज बीन द वर्स्ट अफेक्टेड एज इट्स शेयर इन द इंडिया। GVA declined from 55% in 2019-20 to 53% in 2021-22. What is GVA? Gross value added. Gross value added मतलब वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, हाँ, इंटरमीडियरी कंजम्पशन गुड्स, जो भी कहो तुम, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे जो जीडीपी है, दैट इज कॉल्ड एज जीवीए। और इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जीवीए सेक्टर स्पेसिफिक होती है, जीडीपी जो होती है ओवरऑल होती है, ठीक है। ये डाउट क्लियर है तुम्हारे? चलो, तो भाई नॉन कॉन्टैक्ट सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फाइनेंशियल प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज हैव रिमेन्ड रेजिलिएंट, क्योंकि इनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, वर्क फ्रॉम होम हो गया, सॉफ्टवेयर बनाने वाली इंडस्ट्रीज जितनी भी है, टीसीएस वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
IBM, इन्फोसिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम दे दिया, वो बना रहे। बट वही बात करूं मैं ITC के होटल्स की, तो बिजनेस डाउन हुआ होगा ना ऑब्वियसली। जयपुर वाले ललित का तो हाल ऐसा है जैसे यहाँ कोई आता ही नहीं हो। हाँ कबूतर उड़ते हैं, मैं गया था ना अभी, तो अभी मतलब मेरी शादी की बात करने के लिए गए थे तुम सोचे बोले सर, तो वहां पे बिल्कुल खाली है वो तो। और उसी टाइम पे कंट्री में बहुत लोग हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। ललित वैसे तो बड़ी चेन है, तो जो ये सेक्टर है, कौन से सेक्टर, प्रोफेशनल बिजनेस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये रेजिलियंट रहे, इनमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। बट ऑन द अदर हैंड टूरिज्म, रिटेल ट्रेड, होटल, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन एटसेट्रा, उनपे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, वर्स्ट इंपैक्टेड थे। रिक्रिएशन समझते हो किसको बोलते हैं? देखो रिक्रिएशन का मतलब होता है हैप्पीनेस वापस लाना, है ना। अपना जैसे तुम काम कर करके थक गए हो, तो लेजर टाइम एंजॉय करने के लिए कहाँ जाते हो आप, तो उसमें अलग अलग चीजें हो जाती है। स्पा जैसे बता रहे हैं, स्पा, मसाज, है ना। उसके अलावा ये वाटर पार्क्स वगैरह जाते हो आप, रिजॉर्ट्स में जाते हो, तो ये सारी चीजें रिक्रिएशन। कुछ एक्टिविटी करने जाते हो, ट्रैकिंग करने जाते हो, सब रिक्रिएशन का पार्ट है, ठीक है। इंसान अपने आप को रिक्रिएट करता है इसमें। चलो, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड सिक्वेंशियल रिकवरी। 2020 मार्च से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आई। फर्स्ट जब फेज आया कोविड का, वो वर्स्ट इम्पैक्ट किया उसने, है ना। सेकेंड फेज में इम्पैक्ट जो था वो रिड्यूस हुआ। कोविड ज्यादा फैला है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड उतना कम था, बट इंडस्ट्री वगैरह, सर्विसेज वगैरह पे कम इम्पैक्ट हुआ। अब ये जो थर्ड फेज है, इसमें सर्विसेज वगैरह और इंडस्ट्री पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। हाँ, और इवन हेल्थ पे भी ज्यादा नहीं हुआ। फेज 2 में हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड बाय 8.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन 2020 एंड 21। मतलब इसको ईयर ऑन ईयर बोलूंगा तो 2019-20 को कंपेयर किया जाएगा 2021 से। क्वार्टरली बोलूंगा तो सेम क्वार्टर को लास्ट ईयर के साथ। मंथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सेम मंथ को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। दिस डिक्लाइन वाज ड्रिवन बाय शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 18.2% ईयर ऑन ईयर इन सब सेक्टर्स। कौन से सब सेक्टर्स में? ट्रेड में, होटल्स में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इनमें इंपैक्ट आया, ठीक है। बाकियों में इतना नहीं आया, बट इनमें 18.4% कॉन्ट्रैक्शन आया। सब सेक्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, उसके अलावा जिनमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसके अलावा जो हेल्थ, एजुकेशन और रिक्रिएशन वाली थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई 4.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस जो थी, इन पे लीस्ट इंपैक्ट हुआ, इन पे कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। देखो सब सेक्टर्स को देखेंगे अपन इस टेबल से, चार्ट से, है ना। दिख रहा है सबको? मैं गायब हो गया इसमें से, ये देखना पड़ता है यार। चलो, सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस। सब सेक्टर कौन कौन से हैं? टोटल सर्विसेज का क्या रहा है? जीवीए 53%, 55 से कम हो गया 2018-19 में। ये क्या है? सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट है, ठीक है। ये एडवांस एस्टिमेट है, दिस इज रिवाइज्ड एस्टिमेट। फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट, सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। ग्रोथ परसेंट है ये तो किसमें है? जीवीए का परसेंट, ठीक है। और ये क्या है? ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या ग्रोथ है। 18-19 में 7.2 थी, 19-20 में 7.2 थी, और 2021 में कहां चली गई? नेगेटिव -8.4। फिर वापस से एडवांस एस्टिमेट में 8.2 अब है क्वार्टर 1, 2, 3 इनका। H1 का मतलब क्या है? फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, और Q1 का फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, ठीक है। ये थोड़े से माइन्यूट टेक्निकलिटीज है जो तुमको पता होनी चाहिए। इसमें किस किस का पार्ट कितना है ये देख लो। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इसका 16.9% पार्ट है जीवीए में। फिर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज का 20.9% पार्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 15.2% पार्ट है। इनकी ग्रोथ अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो हाईएस्ट किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ? हाईएस्ट आर्म किस पे, इंपैक्ट किस पे हुआ? ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। इसमें इतना ही समझने का है। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड सर्विसेज सब सेक्टर। जीवीए किसका कितना है ये लिखा हुआ है।
है ना, किस पार्ट का कितना रहा है, ठीक है, ये किस बेसिस पे दिया हुआ है, प्री पैंडेमिक लेवल और उसके बाद रिलेटिवली कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, इसमें इतना कुछ वो नहीं है, रिलेटिवली प्री पैंडेमिक लेवल से कितना वापस से ग्रो कर गएंगे। ट्रेंड्स इन हायर फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, पीएमआई पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ट्रेंड्स कुछ याद आ रहा है, सर्विस एंड किसके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दोनों सेक्टर के ट्रेंड्स, किस पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है, उस ट्रेंड को बताती है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होती है। क्या कैलकुलेशन हो रहा है, समझो, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, वही परचेज कर रहे हैं ना चीजें, गुड्स वगैरह में इंटरमीडिएट गुड्स खरीद रहे हैं, अगर किसी की इन्वेंट्री बढ़ रही है मतलब ग्रोथ के चांसेस हैं, ट्रेंड क्या है, ग्रो हो रहा है, तभी तो इन्वेंट्री बढ़ा रहा है कोई, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में देखें, सर्विसेज में कि क्या क्या चीजें, मैनेजर से ये क्या लिया जाता है, एक तरह से डेटा कैलकुलेट किया जाता है इंडस्ट्री का, है ना, और उस डेटा, मंथली डेटा के बेसिस पे ट्रेंड बताया जाता है कि पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। तो सर्विसेज पीएमआई में इंडिया सर्विस सेक्टर एक्टिविटी caused by PMI services which had contracted for 5 consecutive months since March 2020 to October 2020 तक ये कम होता रहा, उसके बाद ये वापस से रिकवर किया इसने, ड्रॉप्ड अगेन 3 consecutive months, उसके बाद मई, जून एंड जुलाई 2021 में वापस से गिरा है, वापस से कोविड की वेव आई थी, है ना, सेकंड कोविड वेव में। नोटेबली द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग मई जुलाई वाज नॉट शार्प, उतना शार्प नहीं था जितना पिछली बार था, ठीक है। फर्स्ट लॉकडाउन में जीता था क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, सेकंड लॉकडाउन में क्या थी, रेगुलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी, हर तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, आप कुछ चीजें कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा था। विद द ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन पीएमआई सर्विस स्टार्टेड टू ग्रो वंस अगेन, सर्विसेज की पीएमआई वापस ग्रो करने लग गई। अक्टूबर 2013, 10 ईयर क्या है ये, 2020 ने स्ट्रॉन्गेस्ट जंप किया है 10 इयर्स में, 58.4 इन अक्टूबर 2021, ये 3 नहीं है, अक्टूबर 2021 है वो, ठीक है, वो फिगर का वो नंबर लिखा हुआ है। पीएमआई इंडेक्स मॉडरेटेड टू 55.5 इन दिसंबर 2020, मतलब 58 एक जंप किया, फिर मॉडरेशन करके 55.5 पे आ गया है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट मी टेल यू क्लियरली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीएमआई इंडेक्स पे क्या हो रहा था, तुमको पता होना चाहिए पीएमआई इंडेक्स क्या है, ठीक है, और हम किस उस पे चल रहे हैं, 10 साल में रिकवर करा है कि नहीं करा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ये आ सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन तुमको लगेगा सब डाउन ही गया, है ना, पर हमने बहुत चीजों में रिकवर भी किया और अच्छा प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर भी गेन की चीजें, ठीक है। फिगर है ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर, ये फिगर से समझा रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि बैंक के क्रेडिट में क्या ग्रोथ हुई है। जनवरी 2019 में जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है ना, वहां पे क्रेडिट की बात हो रही है सिर्फ, ऐसा नहीं, सारा सर्विस सेक्टर के लिए जो लोन्स वगैरह लिए हैं, जो क्रेडिट बैंक ने दिया उसकी 2019 जनवरी में ये अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास था परसेंटेज टर्म्स में, जो नवंबर 2019 में आ गया था 5% पे, फिर ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया था वापस धीरे धीरे ना, गिरने के बाद वापस ग्रो होने लगा था, फिर मार्च वगैरह में देखो जनवरी तक ये ग्रो हुआ, फिर वापस गिरा, फिर ये जुलाई से अच्छा चल रहा था, बट वापस से डाउन होके अब ये लगभग 5% के आसपास चले गए, है ना, सर्विस सेक्टर में। तो ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट इन सर्विस सब सेक्टर, हर सेक्टर का अलग अलग है। अभी सर्विसेज में देखो ये जो है नवंबर 2020 और नवंबर 2021 को कंपेयर किया हमने, 10% के अप्रोक्स, 8% के अप्रोक्स था, जो कि अब 5% के अप्रोक्स है ओवरऑल सर्विसेज का। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर वो भी कम हुआ है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वहां पे क्रेडिट लाइन बढ़ी है, क्रेडिट ज्यादा गया। फिर टूरिज्म, होटल और रेस्टोरेंट, ये तो कम होना ही था, मार्केट में क्रेडिट लेके करेंगे क्या, मतलब क्यों लेते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यहाँ तो कोई ग्रोथ ही नहीं थी। शिपिंग में इंक्रीज हुआ है, प्रोफेशनल सर्विसेज में ये नेगेटिव में चले गया, लोग बस चुका रहे हैं, ले कोई नहीं रहा, है ना, प्रोफेशनल सर्विसेज। फिर होलसेल ट्रेड जो होता है अदर देन फूड एंड प्रोक्योरमेंट, वहां पे ये थोड़ा सा कम हो गया,
बाकी चीजों में, अदर सर्विसेज में भी ये कम हुआ है। मेनली कहां बढ़ा है? शिपिंग में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाँ बस। इसके बाद सर्विस सेक्टर शेयर एट द स्टेट एंड यूटी लेवल, इसमें अपन को टॉप 3 देखेंगे और बॉटम 3 देखेंगे अपन, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप 3 में कौन आ रहा है? ये स्टेट में नहीं काउंट हो गया, अंडमान निकोबार यूटी है, बट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जीवीए का परसेंटेज टर्म्स में देखे तो 5.66% है और 64.82% सर्विस शेयर है जीवीए में। ग्रोथ जो हुई है वो 5.66 हुई है। आंध्र प्रदेश में 41.86 है और ग्रोथ हुई है 6.2। ये उसी स्टेट की सर्विसेज की बात है। ओहो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाल दिया गया इन्होंने। तो अपन इसके टॉप 3 ढूंढेंगे फिर, अब है ना। अभी रुक जाओ, चंडीगढ़ से अगला भी पेज है इसका, अभी देख लो। चंडीगढ़ है ना एक, ठीक है। ठीक है, चंडीगढ़ फिर दिल्ली है सर। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? टॉप 3 अगर देखें तो चंडीगढ़ है, जहां के सर्विस सेक्टर का, उस स्टेट की जीडीपी या फिर उस यूनियन टेरिटरी की जीडीपी का सर्विस सेक्टर कितना पार्ट है, ये है। ये ओवरऑल देश की नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना। तो चंडीगढ़ की 73.47 थी, अब 74 के आसपास 1920 में। 2021 का भी डेटा नहीं अवेलेबल इसका। दिल्ली का 68 के आसपास है, अभी इसके डेटा के हिसाब से 68.58 है। इसके बाद अपन अंडमान निकोबार को देखते हैं। इसका है ग्रोथ जो है, ग्रोथ हाईएस्ट किसकी हो रही है? यहाँ पे ये देखो 12% अरुणाचल प्रदेश, फिर गुजरात 8%, सर बिहार 13.94, बिहार की 13.94। बट अभी इस साल देखो ना आप, 2021 में भी देखोगे वहां पे कम हो गया है। वहां पर 1920 में किसका था? अरुणाचल प्रदेश। अभी डेटा नहीं है, बिहार का नेगेटिव चले गया, पॉजिटिव में कुछ इक्के दुक्के रहे, बाकी सब नेगेटिव चले गए। ठीक है, स्टेट्स में देख लेना कौन सा सबसे कम है, कौन सा सबसे ज्यादा है। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ही है, तुमको एक आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान का देख लो, कहीं आरएस के एग्जाम में तुमसे पूछ ले, इसलिए है ना। 43% है। ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान का सर्विस सेक्टर का कितना पोर्शन है ना, टोटल जीवीए का कितना पार्ट सर्विस सेक्टर से आता है। तो 44% आता है, लगभग 43-44 आता है, और ये भी नेगेटिव 10% गया, क्योंकि टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उसके साथ साथ होटल इंडस्ट्री, उसका बहुत बड़ा रोल है। लोग शादी करने आते हैं उमेद भवन पैलेस वगैरह में ना, तो वो सब नहीं हुआ, इसलिए रेवेन्यू कम ही मिलना था। एफडीआई इनफ्लो इन सर्विस सेक्टर, एफडीआई इनफ्लो क्या रहा है सर्विस सेक्टर में, इसको देखेंगे अपन। देखो, शेयर इन ग्रॉस एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इनटू सर्विस सेक्टर इन 2020-21, 21-22 परसेंटेज टर्म्स में देखो आप, फाइनेंशियल बिजनेस आउटसोर्सिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनमें 18.84 आया। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में हाईएस्ट है। ये तुमको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में हाईएस्ट एफडीआई 42.59% है। ये नंबर, ये अपने मिलियन डॉलर्स की टर्म में, ठीक है। तो हाईएस्ट कहाँ है? कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट भी ले सकते हो, और वैसे भी जो भी ट्रेडिंग हो रही है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मैक्सिमम कहां पे है? देखो, कंप्यूटर, फाइनेंशियल, फिर एजुकेशन एंड देन ट्रेडिंग। ठीक है, एजुकेशन वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया भी था कि इंडस्ट्रीज घुसना चाहते हैं बाहर वाले लोग, बट हम क्यों नहीं अलाउ कर रहे, वो भी डिस्कस किया था अपन ने पिछले चैप्टर्स में। एग्रीकल्चर सर्विस वगैरह। तो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो यूएस डॉलर में इतना हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से चेंज इतना है, मतलब यहां पे देखोगे अगर आप अप्रैल टू सितंबर 2021, अप्रैल टू सितंबर वाले उसमें तो नेगेटिव है, कम हो गया चेंज, 29.2 कम हुआ है। ठीक है, ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो वगैरह ये देख लेना। ये मेंस के लिए डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के कंपैरेटिवली, है ना। मेंस में तुम कोई आंसर लिखते हो पेपर 3 का, तो वहां ये तुम्हारे को यूजफुल हो सकता है। मेजर सर्विसेज सब सेक्टर का क्या क्या अपना अपना ग्रोथ का वो रहा है। आईटी बीपीएम रेवेन्यू सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों का देख लो आप, है ना। तो 149.1, बट ये एस्टिमेटेड है। जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है?
एस्टिमेटेड है अभी, है ना। बाकी एविएशन, एयरलाइन वगैरह का, टेलीकॉम सेक्टर का, इनकी सबकी अपनी अपनी सब सेक्टर बस तुमको पता होने चाहिए कि ये सब सेक्टर है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल वगैरह में क्या हुआ है, ग्रॉस टनेज ऑफ शिपिंग, नंबर ऑफ शिप, पोर्ट ट्रैफिक, ये जो है ये सारे पॉइंट्स, हर चीज याद नहीं रहेगी तुमको, है ना, कि कितने नंबर में याद करने की कोशिश करोगे नहीं रहेगा। एक आपको एस्टिमेट ध्यान रहना चाहिए, है ना। ओवरऑल ध्यान रखने की कोशिश करो, बाकी एस्टिमेट ध्यान रखो। नेक्स्ट क्या है, स्पेस सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 1960 में इंडिया स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत प्रोग्रेस की है, ड्रास्टिक प्रोग्रेस की है, मतलब बहुत ह्यूज हो गया है इंडिया का इसरो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसको एडमिनिस्टर करता है एंड प्राइमरली एग्जीक्यूटेड बाय इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है इसरो, ठीक है। ये इसको करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए डेवलप किया है, स्पेस सेक्टर में सारे डोमेन्स को डेवलप करने में लगे हुए। प्राइवेट पार्टनरशिप को ला रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, प्राइवेट सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं, है ना। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आ गए। स्पेस क्या है, प्राइवेट कंपनी है ना। वैसे ही इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं धीरे धीरे स्पेस सेक्टर के, ठीक है। हाँ, स्टारनेट भी है, ठीक है। दिस इंक्लूड इंडिजिनियस स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्पेस एसेट कंप्रोमाइजिंग ऑफ फ्लीट ऑफ सैटेलाइट केटरिंग टू द नीड्स ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन, satellite communication, meteorology, space science and navigation, ground infrastructure and host of operational programs related to application of space technology to the common use of the society। मतलब सैटेलाइट भेज के जितने भी ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल चीजें की जा सकती हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में भी बेनिफिट करेगा ये, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में बेनिफिट करेगा और उसके अलावा आप जैसे जीपीएस है, जीपीएस कैसे चलता है, नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपको टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में और ज्यादा हेल्प करेंगे। इंटरनेट फास्ट होता जा रहा है, ठीक है। सबका सब किससे रिलेटेड है, स्पेस रिसर्च से रिलेटेड, है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ पे क्या हो रहा है, और बहुत सारे साइंटिफिक डेटा मिल रहे हैं जिनसे हमको पता चल रहा है कि अर्थ बनी कैसे है ना। ढूंढ रहे हैं कि दूसरा कोई प्लेनेट हो, अर्थ तो हम करने वाले हैं, इसका तो काम खत्म, जहां जाके बच सके, ठीक है। गूगल अर्थ नेविगेशन का ही पार्ट हो गया, जीपीएस का ही पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे और भी है, इंडिया का खुद का भी है नाविक, पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, है ना। ये साइंस एंड टेक में ये वाले पार्ट करेंगे, सैटेलाइट वाला पार्ट करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोटेक, इन पार्ट्स को करेंगे जो इंपॉर्टेंट है ना, इन्हें अपन कवर करेंगे, ठीक है। डे टू डे चीजें नहीं कवर होगी, वो तो फिर करंट अफेयर्स से करना है, बट ये वाले चीजें है ना जो रोबोटिक्स वगैरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इन चीजों को कवर करेंगे। लोकल डेटा स्टोरेज क्या है, हालांकि आती रहेंगी, वैसे भी आती रहेंगी धीरे धीरे करंट अफेयर्स में भी। एज अ पार्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स एक नई स्पेस इंडिया लिमिटेड करके एक एंटिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई गई है ना, जिसका काम क्या होगा, टू ओन द ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल एंड स्पेस एसेट्स ऑफ इसरो। ये क्या करेगी, एक नई, मतलब इसरो का ही एक क्या बना दिया, नई हैंड बना दिया, नई ब्रांच बना दिया, जो लॉन्च व्हीकल है उनको ओन करेगी, और उनका बिजनेस जितना भी होगा वो इससे रिलेटेड होगा, है ना। व्हीकल और स्पेस एसेट जो भी है उनको ऑपरेशनल लॉन्च वगैरह जो भी होगा वो कौन करेगा, अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर द फर्स्ट आउटकम इन दिस रिगार्ड, जो भी ये बनाया उसमें फर्स्ट आउटकम क्या किया है कि टाटा स्काई ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है with NSIL for utilizing the capacity on board upcoming communication satellite GSAT-24। GSAT क्या है, एक सैटेलाइट है जो स्पेस में भेजी जा रही है, जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग होगी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ही होता है, जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग होगी, फोन वगैरह, तो टाटा स्काई ने एक डील ऑलरेडी साइन कर ली है, ठीक है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या हुआ है कि
क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर इन स्पेस नाम से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, विच शैल एक्ट एज द प्रमोटर एंड रेगुलेटर ऑफ स्पेस एक्टिविटी इन इंडिया, जो नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज को इसमें इंक्लूड करने के लिए प्रमोट करेगी, है ना। स्पेस की जितने भी काम हो रहे हैं उनकी एक प्रमोटर की तरह वर्क करेगी। जो भी जितनी भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्पेस सेक्टर में काम करना चाहती हैं उनको प्रमोट करेगी ये, ठीक है। दिस बॉडी हैज बीन टास्क्ड विद प्रायोरिटाइजिंग द लॉन्च मैनिफेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ NSIL, इसरो एंड NGPE, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर, इन सब के लिए काम करेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से ये मान लो आप सेल्स वाली टीम होती है ना, उसकी तरह वर्क करेगा। फिर थर्ड वाइटल स्टेप क्या हुआ है, प्रोवाइडिंग अ प्रेडिक्टेबल, फॉरवर्ड लुकिंग, वेल डिफाइंड एंड एनेबलिंग रेगुलेटरी रिजीम फॉर स्पेस एक्टिविटी इन द कंट्री, कि एक प्रॉपर रेगुलेटेड स्पेस रिजीम हो कंट्री में, कि कौन सा काम कैसे होगा, हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, इस पे काम चला है। थर्ड वाइटल स्टेप ये है कि स्पेस कॉम और स्पेस RS करके दो पॉलिसीज आई हैं, फर्दर लिबरलाइजिंग द ट्रेडिशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सेक्टर। तो स्पेस कॉम और स्पेस RS, रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड नए रूल्स आए, पॉलिसीज आई हैं, और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड नए पॉलिसीज आई हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह की एक्टिविटीज और नए बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, जैसे जोमेटो, अभी तुमको आगे बताता हूं मैं कि ये कैसे रिक्वायरमेंट होता है सैटेलाइट का, कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग का। These initiatives have been received with much zeal and vigor। जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं नए, वो इनसे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको इनकी जरूरत पड़ रही है। नए जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और टेक्नोलॉजी सारी की सारी आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टार्टअप इन स्पेस सेक्टर, कितने स्टार्टअप आए हैं स्पेस सेक्टर में, देखो आप 2012 टू 2021, 12 में एक था, फिर 13 में एक, 15 में 3, 17 में 8 और 21 में 47, ठीक है। तो अब ग्रोथ इस सेक्टर में बहुत हो रही है। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ड्रोन रूल्स 2021 ये चेंज किए गए। चलो, ड्रोन रूल्स 2021 में क्या किया है मिनिस्ट्री ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पब्लिश किए यूएस रूल्स 2021। These rules were considered too stringent and restrictive as they involved considerable paperwork, required permission for every drone flight। हर ड्रोन फ्लाइट के लिए परमिशन चाहिए थी, है ना। फ्यू फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन, कुछ थोड़े से ही फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन से जहां आप बिना परमिशन के उड़ा सकते थे। फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन मतलब जहां बिना परमिशन के आप उड़ा सकते हो ड्रोन्स को, है ना, अवेलेबल थे। बेस्ड ऑन द फीडबैक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि काफी रिपील कर दिए जो ये रूल्स थे ना, उनको हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया विद सम लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स। अब लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स ले आए कि आप ये चीजें कर सकते हो, बहुत सारी मतलब काफी चीजों को हटा दिया है। तो 25 अगस्त 2021 में काफी चेंजेस किए। क्या किया, पहले तो सेवरल अप्रूवल्स अबॉलिश, पहले कितने फॉर्म भरने पड़ते थे 25, अब उन्हें 5 कर दिया। सिर्फ आपको 5 फॉर्म भरने और आप ड्रोन का लाइसेंस आपको मिल जाएगा, है ना, कि अप्रूवल मिल जाएगा। पहले क्या होता था, एक यूनिक अथॉराइजेशन नंबर चाहिए होता था, है ना। वेरियस अप्रूवल सच एज यूनिक अथॉराइजेशन नंबर, हर ड्रोन का एक अपना यूनिक नंबर होता था, अथॉराइजेशन नंबर। यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था, फिर सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता था, ऑपरेटर परमिट एक्सेट्रा हैव बीन डन अवे विद। इन सबको हटा दिया, आपको सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। देखो कौन कौन से अप्रूवल्स को हटाया, जो पहले थे ना बहुत सारे रूल्स के जो पार्ट थे, किस किस को हटा दिया। आपको यूनिक अथॉराइजेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको ड्रोन अथॉराइजेशन पोर्ट की जरूरत नहीं है, ड्रोन पोर्ट अथॉराइजेशन लेने की। आपको स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको अथॉराइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो आप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो ड्रोन के फेज में, तो उसकी जरूरत नहीं है। ऑपरेटर्स परमिट लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रोन्स, जो अभी ड्रोन्स अवेलेबल हैं उनकी एक्सेप्टेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है।
इंपोर्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, ई सर्टिफिकेशन ऑफ कंफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एयर वर्दीनेस के एयर में उड़ भी सकता है उसकी जरूरत नहीं है, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, और यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो क्या क्या हटा है? फीस रिड्यूस कर दी गई है 72 to 4। पहले क्या है, आपको 3000 लाल ड्रोन के लिए 3000 फीस देनी होती थी, जिसको कम करके अब 100 रुपए कर दिए सभी ड्रोन के लिए। ठीक है, जो फीस है लाइसेंस की, रिमोट पायलट लाइसेंस की, उसकी फीस को कम करके 100 रुपए कर दिया। एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल, ड्रोन 500 केजी का होता था पहले, मतलब पहले क्या था 300 केजी की लिमिट थी, उससे बड़ा ड्रोन होगा तो वो किस में आ जाता था, वो आ जाता था प्रोविजंस ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1937 में। बट अब 500 केजी तक का अप टू 500 केजी आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन कंपेयर टू अर्लियर 300 केजी। ठीक है, दिस ब्रिंग ड्रोन टैक्सीज। इससे क्या होगा, ड्रोन टैक्सी इजीली आ पाएंगी। हैवी पेलोड कैरिंग ड्रोन, जो सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, हैवी सामान, ड्रोन भी तो होना चाहिए ना हैवी, उसके लिए मजबूत। तो वो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो इन्हें यूज कर पाएंगी। जैसे अमेजोन को बड़ी चीजें सप्लाई करनी है ना, तो वो ड्रोन का यूज कर पाएंगे। कोई नया स्टार्टअप आता है ड्रोन टैक्सी, कि आपको यहाँ से उड़ाएंगे वहां रख देंगे, है ना, तो वो काम कर पाएंगे। उसमें तो ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो वाले ड्रोन पे बैठ के चले गए उसके लिए आपको हैवी ड्रोन चाहिए भाई। सिंप्लीफाइड एंड एक्सेसिबल सर्टिफिकेशन प्रोसेस अब बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। आप ऑनलाइन सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, पहले आपको सब कुछ पेपर वर्क करना पड़ता था। अब आपने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया है एक, गवर्नमेंट ने, ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे आप वन प्लेटफॉर्म पे वन स्टेप वन टाइम क्लियरेंस के हिसाब से ड्रोन की ओनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टर्स भी यहाँ पर अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं डिजिटली। सारी प्रोसेस क्या हो गई, डिजिटल हो गई। एरिया जो था, प्रायर सिक्योरिटी क्लियरेंस को भी रिमूव कर दिया। एरिया था ड्रोन ऑपरेशन का, उसको एक्सटेंड कर दिया। पहले बहुत कम ड्रोन जहां उड़ा सकते थे वो एरिया थे, जैसे एयरपोर्ट के पास आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, जहां पे भी सिक्योरिटी कंसर्न था वो कहीं पे भी नहीं उड़ा सकते थे। बट अब कुछ जगह पे आपको परमिशन, बहुत जगह आपने फ्री टू फ्लाई जोन बना दिया, ग्रीन जोन बना दिया, पहले बहुत कम थे। ठीक है, ये तो ड्रोन हो गया। उसके अलावा रिलैक्सेशन दिया फॉरेन कंपनीज को कि आप भी इंडिया में क्या कर सकते हो, फॉरेन ओन एंड कंट्रोल इंडियन कंपनीज कैन कंडक्ट ड्रोन ऑपरेशन। पहले फॉरेन कंट्रीज को, जो कंपनीज थी ना इंडिया में काम कर रही है बट ओनर उनके फॉरेनर है, मान लो यूएस की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, उसको अलाउ नहीं था। क्यों? सिक्योरिटी पर्पज से। बट अब अलाउ किया गया है। ठीक है, नो रिमोट पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड, अब रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलैक्सेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी काम कर सकता है, कोई भी स्टार्टअप आ सकता है। रिड्यूस पेनल्टीज, मैक्सिमम पेनल्टी अंडर न्यू रूल हैव बीन रिड्यूस टू 5 लाख, जो 5 लाख थी उसे 1 लाख कर दिया। पहले मैक्सिमम पेनल्टी जी थी वो 5 लाख थी, अब उसे 1 लाख कर दिया। ठीक है, ये हो गए ड्रोन रूल्स, समझ आ गए। बस ये लास्ट टॉपिक है। रिवाइज गाइडलाइंस फॉर एक्वायरिंग एंड प्रोड्यूसिंग जियो स्पेशल डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जियो स्पेशल डेटा? जो डेटा स्काई से, आसमान से, स्पेस से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल डेटा, है ना। स्पेशल, स्पेस से लिया गया डेटा है, तो उस पूरे एरिया का डेटा ऊपर से व्यू जो है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल डेटा, स्पेशल व्यू, है ना। डेटा मतलब उस एरिया में क्या क्या हो रहा है। जैसे जियो टैगिंग करते हैं अपन, फोटोज आजकल क्लिक करते हैं उसमें आता है ना जियो टैग कर दो, मतलब जहां आप हो उसको टैग कर दो एरिया को, दैट इज कॉल्ड जियो टैगिंग, है ना। तो ऐसे ही एरियाज के डेटा, टेरिटरीज के जो डेटा है ऊपर से कवर करने के लिए कुछ जो गाइडलाइंस थी उनको रिलैक्स किया गया है। क्यों? देखो समझो आजकल जितने भी स्टार्टअप है ना टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। अब जैसे जोमेटो है, तुमको खाना लाके देना है, तुम ट्रैक कर सकते हो कहाँ कहाँ गया है, कब कैसे आया है। वो एक बार अपने रास्ते से डाइवर्ट होता है, तुम उठा के फोन कर दे तो भैया किधर है, कहाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, भूख लग रही है ना। वो 10 मिनट लेट हो जाए एस्टिमेटेड टाइम से, तुम तुरंत घुसा दे, अरे एस्टिमेटेड टाइम ये था, लेट कर दिया तुमने, पैसे वापस दो हमारे। जोमेटो एक एग्जांपल हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया ना। जोमेटो में आपको दिखता रहता है
क्यों दिख रहा है? क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस जियो स्पेशल डेटा, जीपीएस वगैरह की वजह से आपको हर सेकंड की खबर मिल रही है। वेदर रिपोर्ट है ना, हर एरिया की वेदर, गूगल अर्थ, आप देख पाते हो ना क्या क्या है आपके आसपास। आप यूं उसको गूगल अर्थ पे देखोगे तो ये बिल्डिंग भी आपको दिखेगी, इसकी बगल वाली भी दिखेगी, सब दिखेगा। ये सब जियो स्पेशल डेटा की वजह से। तो जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अब नए जो भी आता है स्टार्टअप, उसको जरूरत है, जो भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाह रहा है, उसको चाहिए ना कि आपको ट्रैकिंग दिखा सके। वो कैसे दिखा पाएगा? इन्हीं जियो स्पेशल डेटा से। अगर ये रूल्स वगैरह बहुत स्ट्रिंजेंट होंगे तो इतना इजीली हर एक को परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फरवरी 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज गाइडलाइंस फॉर द क्रिएशन, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ जियो स्पेशल डेटा इंक्लूडिंग मैप्स। मैप्स को भी इंक्लूड किया गया। बीइंग क्रिटिकल टू मैपिंग एक्टिविटी इन इंडिया, जियो स्पेशल डेटा वाज प्रीवियसली हेवीली रेगुलेटेड। पहले बहुत रेगुलेटेड था ये। रिक्वायर्ड लाइसेंस टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूज ऑफ सच डेटा। पहले रिक्वायरमेंट थी लाइसेंस वगैरह की, तभी यूज कर पाते थे। इसमें इंक्रीज कर दिया फ्रीली एंड पब्लिकली अवेलेबल जियो स्पेशल डेटा को। पहले फ्रीली और पब्लिकली अवेलेबल थोड़ा कम था। तुम बहुत पहले देखते होगे तो जीपीएस पे तुमको इतना क्लियर इमेज नहीं आती थी। अभी तुम बहुत 20 मीटर, आई थिंक 20 या 25 मीटर तक अलाउ कर दिया इनको। आप दे सकते हो। इवन नाविक के पास तो और ज्यादा प्रिसीजन का वो है, क्योंकि वो हमारा पर्सनल है ना, अभी चालू ढंग से हुआ नहीं है, वो भी होगा। अर्स्टवाइल रिस्ट्रिक्शंस को रिडेंडेंट कर दिया है, हटा दिया गया है। द न्यूली रिलीज गाइडलाइन एम टू बिल्ड अ मोर परमिसिव रिजीम, कि परमिशन बार बार नहीं लेनी पड़े सबको। जो भी नए स्टार्टअप्स और कंपनी आ रही है ना इस सेक्टर में, वो इजीली इन चीजों का फायदा उठा सके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन रिजीम। सबसे पहले क्या क्या, कंपनी अपने आप को सेल्फ सर्टिफाइड कर सकती है। All entities are now required to follow self certification process to show adherence to guidelines, कि हम गाइडलाइंस सर्टिफाई करते हैं हम कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, इसका मिसयूज नहीं करेंगे। फिर लाइसेंस वगैरह जियो स्पेशल डेटा और मैप के लिए ऑब्टेन करने से पहले सेल्फ सर्टिफिकेट आप सर्टिफाई करना है। पहले क्या होता था, आप खुद को सर्टिफाई करने के लिए कहाँ जाते थे? किसी गजेटेड ऑफिसर के पास मॉड लगवाने। अब वो खत्म कर दिया है। अब आप अपना साइन करके हर चीज को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे, जहां पे नहीं जा सकते थे, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया है ना। बहुत जैसे आर्मी एरिया, हाईली सेंसिटिव एरियाज हो जाते हैं, वहां पे इतना जल्दी आपके कई बार तो फोन के नेटवर्क भी जैम हो जाते हैं ना, जैमर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, डिपेंड करता है। तो अब आर्मी एरिया में जैसे जोमेटो की डिलीवरी करनी है, तो वहां थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया है। कुछ कुछ एरियाज में रिलैक्सेशन हो गया है। स्पेसिफिक परमिसिबिलिटी ऑफ इंडियन एंटिटीज, जो इंडियन एंटिटी है, इंडियन स्टार्टअप्स हैं, उनको स्टार्टअप्स ले लो या इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप है, कुछ भी, ओनली इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंटिटीज आर परमिटेड टू यूज जियो स्पेशल डेटा अबाउट सर्टेन स्पेशल एक्यूरेसी। कि जो इंडियन ओन है ना, उनको स्पेशल एक्यूरेसी एक लिमिट होती है सेट, उसके नीचे सिर्फ इंडियन एंटिटीज को अलाउ किया जाएगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। हाँ, मिसयूज हो सकता है उसका। यूज स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी सच एज ग्राउंड, ये ट्रूथिंग, ग्राउंड ट्रूथिंग एंड वेरिफिकेशन, क्या उस एरिया में रियलिटी चेक। ठीक है, कंडक्ट एक्टिविटीज सच एज स्ट्रीट व्यू सर्वेइंग एंड सर्वेइंग इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर, जो सर्वे होता है ना, उसके लिए। While non-Indian companies are not permitted to undertake any of the above, they can license this data from Indian entities. वो Indian entities से license पे data use कर सकती हैं। Relaxation on export restrictions. The guideline permit the export of maps with resolution of up to 1:100 resolution. पहले क्या था ये? 1:25,000 resolution तक अलाउ था। अब इसे 1:100 तक अलाउ कर दिया गया। ठीक है। ओपन एक्सेस टू पब्लिकली फंडेड डेटा, जो पब्लिकली फंडेड डेटा है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड डेटा है, वो ओपन एक्सेस है, सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस गाइडलाइन रिक्वायर ऑल जियो स्पेशल डेटा प्रोड्यूस यूजिंग पब्लिक फंड इंक्लूडिंग डेटा प्रोड्यूस्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया टू बी फ्रीली एक्सेसिबल टू इंडियन एंटिटीज फॉर साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पर्पज। ठीक है, यहां आपका 9th चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। मेन जो चीज है ना, ये ड्रोन रूल्स, जियो स्पेशल गाइडलाइंस वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, है ना। अब तुम्हारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है, 10th चैप्टर।